एपिसोड 11 तो 15 एप 11 तोहफा इक्वल्स। चरक गुरु को इस तरह से परेशान और घबराया हुआ देखकर सायरा ने एक गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, चरक गुरु, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह का कोई काम करूंगी? मैंने इस नीलामी की दुनिया में इतने साल यूं ही बर्बाद नहीं किए। मुझे सब मालूम है कि मुझे किसके साथ क्या करना है। सायरा के मुंह से ये बात सुनकर चरक गुरु ने राहत की गहरी सांस ली और कहा, उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो। मैं तो बस तुम्हें बताना चाह रहा था कि बरसों पहले मेसोडोरिया शहर में क्या हुआ था। इतना कहते हुए उसने अपनी बातों को खत्म कर दिया। लेकिन हकीकत तो ये थी कि चरक गुरु डर गया था कि कहीं सायरा भूल से भी कोई ऐसी गलती न कर बैठे जिससे कि उसे कोई खामियाजा भुगतना पड़े। योजक चिन्ह। उधर दूसरी तरफ ध्रुव नीलामी महल से बाहर निकलने के बाद सीधे बाजार चला गया और वहां से कुछ जड़ी बूटियां लेकर शौर्य महल पहुंचा। एल महल पहुंचकर अपने कमरे में आने पर उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और उसके पास जो सामान था उसे अलमारी के अंदर रख दिया। एक गहरी सांस लेने के बाद ध्रुव ने अपने आप से कहा, मैंने इतनी जड़ी बूटियां तो खरीद ही ली है जिससे कि अब मैं बिना रुके कम से कम 8 महीनों तक अपनी ट्रेनिंग कर पाऊंगा, या फिर ये भी हो सकता है कि ये साल भर चल जाए। खुद से इतना कहने के बाद ध्रुव अपने बेड पर जाकर लेट गया। उसे अभी नींद की झपकी लगी भी नहीं थी कि तभी दरवाजे पर उसे किसी के आने ही आहट सुनाई दिए। ध्रुव ने अपने बेड से ही एक ऊंची आवाज़ लगाते हुए कहा, ईरा, क्या दरवाजे पर तुम हो? लेकिन जब उसे दरवाजे से किसी का कोई जवाब नहीं आया तो ध्रुव खुद ही बेड से उठा और दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ गया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला अपने सामने खड़े शख्स को देखकर हड़बड़ा गया। ध्रुव ने अपनी उसी हड़बड़ाहट के साथ कहा, बाबा आप इस वक्त यहाँ? क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? अगर ऐसा था तो आप मुझे नीचे बुला लेते। आपने यहाँ आने की परेशानी क्यों उठाए? अपने बेटे को इस तरह से हड़बड़ाता देखकर अरेंद्र ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें मुझे देखकर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ध्रुव। और हाँ, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि अपने बेटे से मिल सकूँ। क्या मैं अपने बेटे से बस मिलने के लिए नहीं आ सकता? ध्रुव अपने पिता की बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही अरेंद्र ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम पिछले 2 महीने से मुझसे छिपने की कोशिश कर रहे हो। भले ही तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम मेरे बेटे हो तो मैं तो तुम्हें अपनी मर्जी से कुछ दे ही सकता हूं। इतना कहने के बाद अरेंद्र ने अपने बेटे ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा और दोनों कमरे में जाकर बेड पर बैठ गए। अरेंद्र ने आगे कहा, क्या तुम आज भी उस दिन के लिए अपने आप को दोषी समझते हो? अगर लारा तुमसे अलग होना चाहती है तो ये उसकी ही बदकिस्मती है। मैं तुम्हें किसी से कम नहीं मानता और मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि एक दिन तुम अपने आप को ज़रूर साबित करके दिखाओगे। अपने पिता के मुंह से ये बात सुनने के बाद उसकी हड़बड़ाहट दूर हो चुकी थी और उसने अपने पिता की बात का पूरे जोश के साथ जवाब दिया, हाँ बाबा, 3 साल बाद मैं ज़रूर लारा का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरूंगा और सबको साबित करके दिखा दूंगा कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। इतना कहने के बाद ध्रुव ने अपने पिता के चेहरे की तरफ देखा। उसके पिता खुश तो नजर आ रहे थे लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की कुछ लकीरें भी साफ दिखाई दे रही थी। जिन्हें देखने के बाद ध्रुव ने मन ही मन कहा, बाबा ने मुझे साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि लारा अंबर दल से जुड़ी हुई है जो कमज़ोर तो बिल्कुल भी नहीं है। मन ही मन इतना सोचने के बाद ध्रुव ने अपने पिता की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, बाबा, मैं जानता हूं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मुझे खुद निपटना होगा, लेकिन आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अपने बेटे को इस तरह से बातें करते देख अरेंद्र को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उससे कहा, तुम बिल्कुल मेरी तरह ही हो। अगर आज तुम्हारे दोनों बड़े भाई यहाँ पर होते तो तुम्हें इस तरह से बात करते देखकर उन्हें बड़ी खुशी होती। अरेंद्र ने ध्रुव की आंखों में आंखें डालते हुए अपनी बात को पूरा करते हुए आगे कहा, बेटा, अब तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब लारा का पूरा परिवार इस रिश्ते के समझौते के लिए दोबारा मेरे पास आएगा। अपने पिता की इस बात पर ध्रुव ने एक भरोसे के साथ हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया, क्योंकि इस वक्त वो इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था। ध्रुव से इतनी बातें करने के बाद अरेंद्र बेड से उठकर उसके कमरे से बाहर जाने के लिए अपने कदमों को बढ़ाने लगे। अगले ही पल उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने रुकते हुए कहा, अरे, बातों बातों में जिस खास चीज़ के लिए मैं तुमसे मिलना आया था उसके बारे में तो बात करना ही भूल गया। ध्रुव ने तुरंत कहा, हाँ बाबा, बताइए ना, आप किस खास चीज़ के लिए मुझसे मिलने आए थे? तब अरेंद्र ने अपने जेब से एक हरे रंग की शीशी निकाली और कहा, मैं तुम्हें ये देने के लिए आया था, तुम इसे मेरी तरफ से एक तोहफा समझो। उस शीशी को देखते ही ध्रुव समझ गया था कि उसके पिता उसके लिए क्या लेकर आए हैं, लेकिन इस वक्त ध्रुव की हालत ऐसी थी कि वो तो इसे देखकर ना तो खुलकर हंस सकता था और ना ही रो सकता था। उसके पिता उसके लिए नीलामी घर से अमृतधारा खरीद कर लाए थे। सब कुछ जानने के बाद भी ध्रुव ने अनजान बनते हुए अपने पिता से हैरानी वाले भाव के साथ पूछा, बाबा, ये क्या चीज़ है?
अरेंद्र ने उस शीशी के बारे में बताते हुए कहा, अमृतधारा बेटा, इसे अमृतधारा कहा जाता है एल। मैंने तुम्हारे लिए इसे आज ही खरीदा है एल। इसकी खासियत यह है कि ये तुम्हारी शक्तियों को तेजी से बढ़ाने में तुम्हारी मदद करेगी एल। पानी में इनकी कुछ बूंदें मिला देने से ही ये अपना काम करना शुरू कर देती है एल। ट्रेनिंग के बाद नहाने के पानी में इसकी कुछ ही बूंदें मिला देने से ये तुम्हारी मांसपेशियों को मजबूती देगी एल। ध्रुव ने उस शीशी को अपने हाथ में लिया और फिर उसे गौर से देखकर एक बार फिर से अनजान बनते हुए पूछा, बाबा इसे खरीदने के लिए आपने बहुत सारे पैसे खर्च किए होंगे ना? जिसके जवाब में अरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, 40,000 सोने के सिक्के। इतना सुनते ही एक बार फिर से ध्रुव ने अनजान बनते हुए अपनी आंखें बड़ी कर ली। इस पर अरेंद्र ने कहा, हाँ मैं जानता हूं कि ये कीमत कुछ ज़्यादा है, लेकिन अगर ये तुम्हारे लिए काम आ जाती है तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे लिए इस अमृतधारा को लेना एक फ़ायदे का सौदा रहा है। इस पर ध्रुव ने हैरानी के साथ कहा, आपने सिर्फ इस अमृतधारा को खरीदने के लिए 40,000 सोने के सिक्के खर्च कर दिए एल। जब इस बारे में हमारे दल के दूसरे बड़े लोगों को पता चलेगा तो वो लोग आपसे इस बात के लिए बहस कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। ध्रुव को इस तरह से अपने लिए फिक्रमंद होता देखकर अरेंद्र ने इत्मीनान से कहा, ध्रुव बेटा, तुम्हें इस बात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, तुम इस बात को क्यों भूल रहे हो कि मैं शौर्य दल का लीडर हूँ एल। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझ पर इसके लिए नाराज़ हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। खुद के लिए अपने पिता का इतना प्यार देखकर ध्रुव ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा, बाबा आप मुझ पर भरोसा रखिए। अगर हमारे दल के कुछ लोग आप पर इस खर्च के लिए नाराज़ भी हो गए तो उन्हें उनकी नाराज़गी का जवाब मैं अपने मुकाबले के जरिए दूंगा एल। अगले साल होने वाले यूथ सेरेमनी में जब वो लोग मेरा मुकाबला देखेंगे तो उनकी सारी नाराज़गी दूर हो जाएगी। अपने बेटे का ये विश्वास देखकर अरेंद्र को बहुत खुशी हो रही थी। हालांकि उन्हें इस विश्वास के पीछे की हकीकत नहीं मालूम थी एल। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा ये आत्मविश्वास देखकर बहुत अच्छा लग रहा है एल। मैं एक बार फिर से अपने उसी ध्रुव को देखना चाहता हूँ जो आज से 3 साल पहले था। अरेंद्र ने जाने से पहले कहा, ठीक है ध्रुव, अब मैं तुम्हारे आराम में और खलल नहीं डालूंगा एल। तुम जाकर आराम करो और हाँ, अगर तुम्हें अपने बाबा से किसी भी मदद की ज़रूरत पड़े तो ज़रा भी हिचकिचाना मत एल, ठीक है? इतना कहने के बाद अरेंद्र शौर्य महल में नीचे उतरने के लिए आगे बढ़ने लगे एल। अभी उन्होंने ध्रुव को देखते हुए 1-2 कदम बढ़ाए ही थे कि उन्हें नीचे से शोर सुनाई देने लगा एल, जहां पर कुछ लोगों की भीड़ बड़ी ही बेसब्री से उनके आने का इंतजार कर रही थी। नीचे से आती हुई भीड़ का शोर उन दोनों के कानों तक पहुंच चुका था एल। शोर सुनकर ध्रुव के चेहरे पर एक परेशानी नजर आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अरेंद्र ने उन आवाज़ों को सुनने के बाद ध्रुव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि दल के कुछ बड़े लोग मुझे इस 40,000 सोने के सिक्कों के खर्च पर थोड़ा बुरा भला कहेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। भले ही ध्रुव के पिता के चेहरे पर इस नाराज़गी भरे शोर को सुनकर कोई शिकन नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन ध्रुव ने अपने पिता के बारे में फिक्र जताते हुए कहा, बाबा क्या मैं आपके साथ नीचे चलूं? अपने लिए ध्रुव की इस फिक्र को देखते हुए अरेंद्र ने कहा, नहीं ध्रुव, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है एल। मुझे तो ये सब होने का पहले से ही अंदाज़ा लग गया था एल। मैं इन सबको संभाल लूंगा एल। ध्रुव से इतना कहने के बाद वो भीड़ को संभालने के लिए वहां से चले गए। इधर दूसरी तरफ अपने कमरे के अंदर जाने के बाद ध्रुव ने अपने पिता की ओर से दी हुई उस अमृतधारा की शीशी को अपनी मेज पर रख दिया। तभी उसका ध्यान कमरे के कोने की दीवार के पीछे छुपी एक लड़की पर गया। उस लड़की की परछाई को देखते हुए ध्रुव ने उसे पहचान लिया और कहा, ईरा, क्या तुम्हें छिप छिप कर लोगों की बातें सुनना अच्छा लगता है? ध्रुव की आवाज़ सुनकर ईरा उसके सामने आ गई और अपने सिर को हिलाते हुए उसने मुस्कुराकर कहा, ध्रुव, तुम्हारे बाबा जब तुमसे बात कर रहे थे तो मैंने देखा कि उनके चेहरे पर तुम्हें लेकर कई उम्मीदें हैं। ईरा की बात को समझते हुए ध्रुव ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और बेड पर आकर बैठ गया एल। तभी ईरा ने पास से एक कुर्सी को खींचा और ध्रुव के ठीक सामने रखकर उस पर बैठ गई। अगले ही पल उसने ध्रुव की तरफ देखते हुए उससे पूछा, अच्छा, मैं तो तुमसे दरअसल ये पूछने आई थी कि तुम मुझे दोपहर में कहीं दिखाई नहीं दिए, आखिर तुम उस वक्त कहाँ गायब हो गए थे? ईरा के इस सवाल पर ध्रुव ने उससे नज़रें चुराते हुए कहा, कहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही टहलने के लिए थोड़ा बाहर चला गया था। उसके इस जवाब देने के तरीके पर ईरा को उस पर थोड़ा शक हुआ एल। तब ईरा ने उसके कपड़ों की खुशबू को सूंघते हुए कहा, अच्छा, ऐसी बात है तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम्हारे कपड़ों से किसी लड़की की खुशबू क्यों आ रही है? उसके इस सवाल पर ध्रुव को एकदम से खांसी आ गई और उसने थोड़ा रुकते हुए कहा, मेरे कपड़ों से किसी लड़की की खुशबू कैसे आ सकती है? ईरा के इस सवाल का जवाब देते वक्त ध्रुव के चेहरे का रंग बदलने लगा था, लेकिन क्योंकि इस वक्त उसने अपने कमरे में कम ही रोशनी कर रखी थी, इसलिए वो और ईरा एक दूसरे के चेहरे पर आने वाले हाव भाव को साफ साफ नहीं देख पा रहे थे। ध्रुव के इस जवाब को सुनकर ईरा के चेहरे पर हंसी आ गई और अगले ही पल उसने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये भी सुना कि तुम अंबर दल को हराने के बारे में सोच रहे थे। अगर ऐसा है तो तुम मुझे भूलना मत, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहूंगी।
अपनी मदद के लिए ईरा को हमेशा इस तरह से फिक्रमंद देखकर ध्रुव के चेहरे पर हंसी आ गई और उसने बड़े ही प्यार से ईरा के सुंदर चेहरे को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल ईरा ने ध्रुव से पूछा, तुम इतना ध्यान से क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारी आंखों में ये देख रहा हूं तुम्हें मेरी कितनी परवाह रहती है। अगले ही पल ईरा ने ध्रुव से कहा, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि अंबर दल में लारा का जो वो ट्रेनर है अधीरा, वो ही लारा को बिगाड़ रहा है। सब उसके बारे में बातें करते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छा ट्रेनर है, लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। ईरा तितली की तरह ध्रुव के कमरे में इधर से उधर टहलते हुए बातें कर रही थी और ध्रुव को बहुत ज्यादा थकान हो रही थी। उसने ईरा की बातों पर अब ज्यादा ध्यान ना देते हुए सिर्फ इतना कहा, अब बहुत देर हो चुकी है ईरा, चलो अब तुम भी जाकर आराम करो और मुझे भी आराम करने दो। ध्रुव की इस बात को ईरा ने ना चाहते हुए भी मान लिया और बाहर जाने के लिए हाँ में इशारे में अपना सिर हिलाया और फिर अगले ही पल उसके कमरे से निकलकर नीचे जाने लगी। ईरा जैसे ही अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ रही थी, उसे नीचे के एक कमरे से झगड़े का शोर सुनाई देने लगा। ये वही शोर था जो अरेंद्र की ओर से अमृतधारा पर किए गए 40,000 सोने के सिक्कों को लेकर हो रहा था। ईरा ने इस शोर की वजह जानने के मकसद से अपने कदमों को उस कमरे की ओर मोड़ लिया। उस कमरे के पास पहुंचते ही अंदर से आती हुई आवाज़ों को सुनकर ईरा को पूरा मामला समझ आ गया था। ईरा ने अपने आप से कहा, अच्छा तो इस वजह से ये लोग अरेंद्र अंकल को परेशान कर रहे हैं। अगले की पल ईरा ने अपने दाहिने हाथ को हवा में ऊपर की ओर उठाया। उसके हाथ में एक गोल्ड कार्ड था। इस कार्ड को 100,000 सिक्कों के बराबर माना जाता था। अपने हाथ में उस कार्ड को लहराते हुए ईरा कमरे के अंदर गई। ईरा के कमरे के अंदर आते ही वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अब उस कार्ड पर था। अब उस कमरे में पूरी तरह से एक खामोशी छा गई थी। अब सभी ईरा के कुछ कहने का इंतजार करते हुए नजर आ रहे थे। शक्ति चक्र 812 समय रेत की तरह होता है। अपने हाथ में उस पर्पल गोल्ड कार्ड को लहराते हुए ईरा ने कहा, खामोश हो जाओ सभी और ये लो पर्पल गोल्ड कार्ड। तुम सभी जानते हो कि ये कार्ड 100,000 सोने के सिक्कों के बराबर है और ये उन पैसों से कहीं ज्यादा है जिन्हें अरेंद्र अंकल ने अमृतधारा को खरीदने पर खर्च किया है। ईरा के ये तेवर देखने के बाद दल के सभी बड़े लोग खामोश हो गए। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अगले ही पल ईरा ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, उम्मीद करती हूं कि आप लोग इसके बाद अरेंद्र अंकल को परेशान नहीं करेंगे। ईरा की इस बात के आगे किसी ने कुछ नहीं कहा। उन सभी लोगों को उनके शोर का जवाब ईरा अपने पर्पल गोल्ड कार्ड के जरिए दे चुकी थी। इतना कहकर ईरा वहां से चली गई। योजक चिन्ह। समय बीतता गया। एक दिन की बात है, सुबह सुबह जंगल में हरे पेड़ पौधों के बीच किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ऑक्टेन ब्लास्ट। इस घने जंगले में कांटों से भरे कई पेड़ पौधों के बीच ध्रुव की ट्रेनिंग चल रही थी। शहर से दूर इस जंगल में कई कांटेदार पेड़ पौधे होने के बाद भी ध्रुव में अपनी ट्रेनिंग के लिए फुर्ती दिखाई दे रही थी। वो पलक झपकते ही यहाँ से वहां गायब होते हुए दिखाई दे रहा था। अगले ही पल ट्रेनिंग के दौरान ध्रुव अपनी तेजी को नहीं रोक पाया, जिसकी वजह से उसका कंधा एक पेड़ से जा टकराया और उस पेड़ के कुछ टुकड़े नीचे जमीन पर जा गिरे। वही दूसरी तरफ अगले की पल उस पेड़ में तेजी से एक दरार बनते हुए दिखाई दी। कुछ ही पल में ये दरार आधे पेड़ में हो गई, जिससे वो पेड़ सामने खड़े ध्रुव के ऊपर गिरने लगा। तभी ध्रुव ने अपने पैरों को पीछे करके अपने आप को उस पेड़ के नीचे आने से बचा लिया। अगले ही पल वो पेड़ एक तेज आवाज के साथ जमीन पर जा गिरा। उस पेड़ के नीचे गिरने के तुरंत बाद ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट नजर आयल। दरअसल इस समय ध्रुव अपनी ऑक्टेन ब्लास्ट तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। ध्रुव नीलामी के बाद कुछ 3 महीनों से इस तकनीक की ट्रेनिंग कर रहा था और आज इतने दिनों के बाद वो इसमें सफल हो पाया था। असल में ऑक्टेन ब्लास्ट क्लास 2 की तकनीक है, लेकिन ये क्लास 2 की एक हाई लेवल तकनीक है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से क्लास 3 की तकनीक को भी टक्कर दी जा सकती है। इस तकनीक के इस्तेमाल से ध्रुव 6ठे सितारे पर होने के बाद भी 8वें सितारे वालों से अच्छे से लड़ सकता था। शक्तियों का सितारा जितना बढ़ता है, इंसान के लिए अपनी उस शक्ति को संभालना उतना मुश्किल होता चला जाता है, लेकिन ध्रुव के साथ ऐसा नहीं था। नीलामी के बाद ध्रुव लगभग 3 महीनों के लिए अपने आचार्य के साथ मुश्किल ट्रेनिंग के लिए चला गया था और उसने अपनी शक्तियों के सितारों को 5वें से 6ठे सितारे पर पहुंचा दिया था। हालांकि इस बार ध्रुव ने अपनी शक्तियों के एक सितारे को बढ़ाने में 3 महीने लगा दिए थे, जबकि इसके पहले उसने सिर्फ 2 महीनों में ही अपनी शक्तियों को चौथे से 5वें सितारे पर पहुंचा दिया था। फिर भी ध्रुव अपने आप से थोड़ा खुश नजर आ रहा था, क्योंकि 3 साल पहले उसे 5वें सितारे से 6ठे सितारे पर जाने में पूरा आधा साल लग गया था, जबकि इस बार सिर्फ 3 महीनों में ही उसने ये कर दिखाया। ऑक्टेन ब्लास्ट तकनीक का उपयोग करने के बाद ध्रुव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसके शरीर के अंदर से सारी शक्तियां छीन ली हों। उसकी मांसपेशियों में इतना दर्द हो रहा था कि वो उसे झेल नहीं पा रहा था। उसके हाथों में उभरती हुई मांसपेशियों निकलकर साफ साफ बाहर दिखाई दे रही थी। वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था। ध्रुव अपनी मांसपेशियों में होने वाले खिंचाव को देख रहा था। पेड़ से टकराने के बाद उसे कंधे पर जो चोट लगी थी उसे देखने के बाद ध्रुव ने अपने आप से कहा, यह तो होना ही था।
वाकई में ऑक्टेन ब्लास्ट तकनीक किसी भी बहुत शक्तिशाली इंसान का सामना करने के लिए है। कठोर ट्रेनिंग के बाद अब ध्रुव का शरीर धीरे धीरे सामान्य होता चले जा रहा था, लेकिन उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो अपने हाथ की किसी उंगली को भी हिला पाए। ध्रुव अपने इस छठे सितारे की शक्ति के साथ ऑक्टेन ब्लास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकता था, और जब वो इसका इस्तेमाल करता था उसके बाद बहुत देर तक उसके शरीर में मुकाबला करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती थी। इस ट्रेनिंग के बाद ध्रुव बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए उसने घास को अपना बिस्तर समझ लिया और कुछ देर के लिए वहीं पर लेट गया। कुछ देर आंखें बंद करने के बाद उसने अपनी आंखें खोली, जहां उसे आसमान में बादल दिखाई दे रहे थे, साथ ही साथ हवा में उसके बाल लहरा रहे थे। जिस समय ध्रुव जमीन पर लेटा हुआ था उसके शरीर की मांसपेशियों की मरम्मत हो रही थी, क्योंकि उसने इन दिनों जितनी भी अमृतधारा का इस्तेमाल अपने शरीर पर किया था वही उसके शरीर की मरम्मत कर रही थी। इससे उसका शरीर पहले से और भी ज़्यादा ताकतवर हो रहा था। जमीन पर आंखें बंद करके लेटे हुए ध्रुव के शरीर में अब धीरे धीरे जान आ रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों को खोले बिना विदुर से पूछा, आचार्य, मुझे अपनी शक्तियों को 7वें सितारे तक ले जाने के लिए कितने समय तक इसी तरह से ट्रेनिंग लेते रहना पड़ेगा? ध्रुव जल्द से जल्द 7वें सितारे को हासिल करना चाहता था ताकि उसे शौर्य दल के ट्रेनिंग ग्राउंड में एंट्री मिल जाए और वो वहां से कुछ और चीज़ें भी सीख पाए। हालांकि ट्रेनिंग ग्राउंड में सिखाई जाने वाली कई तकनीक लो लेवल की थी, लेकिन फिर भी वो उन टेक्निक को सीखना चाहता था, क्योंकि उसके पिता चाहते थे कि वो हर तरह की तकनीक सीखे। विदुर ध्रुव के ट्रेनिंग के दौरान एक बड़े से पत्थर पर ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। जैसे ही एक तेज ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, उसने अपनी आंखें खोल ली। उसे उस ठंडी हवा के छूकर निकलने से बड़ा ही अच्छा लग रहा था। अगले ही पल विदुर का ध्यान उस पेड़ पर गया जिसे ध्रुव ने ट्रेनिंग के दौरान तहस नहस कर दिया था। उसे देखकर विदुर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने खुश होते हुए कहा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मैंने तुमसे जितनी उम्मीद लगाई थी तुम उससे कई ज़्यादा बेहतर कर रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता था कि ट्रेनिंग के दौरान अमृतधारा देने के बाद भी तुम्हें अपनी शक्तियों के सितारे को 7 तक ले जाने में कम से कम 1 साल का समय तो ज़रूर लगेगा, लेकिन तुम्हारा प्रदर्शन देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम आने वाले 2 महीनों में ही 7वें सितारे तक पहुंच जाओगे। अपने आचार्य के मुंह से ये बात सुनकर ध्रुव का चेहरा खिल उठा। ये सुनने के बाद ध्रुव अब ये भी जानना चाहता था कि उसके ही दल के कुछ लोग जो पिछले 3 सालों से उसकी शक्तियों के सितारों के कम होने पर उसे तरह तरह के ताने मारते थे, अब वो लोग ध्रुव को देखेंगे तो क्या कहेंगे? जब उसकी मंगेतर लारा ज़यान और उसके बीच 3 साल बाद मुकाबले होगा तो कहीं ना कहीं वो मुकाबला सिर्फ लारा और उसके बीच का नहीं होगा। ध्रुव उन सब ताना मारने वाले लोगों को भी अपनी काबिलियत साबित कर देगा। ये सब सोचते हुए ध्रुव ने मन ही मन खुद से कहा, वैसे तो मैं 3 साल पहले भी ये करिश्मा कर सकता था, लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था। अब 3 साल बाद मैं ये करिश्मा ज़रूर करके दिखाऊंगा। मैं उन सभी लोगों को उनके तानों का जवाब अपनी ताकत के जरिए दूंगा। और लारा, तुम तैयार हो जाओ, मैं बहुत ही जल्द तुम्हें मुकाबले में हराने आऊंगा। इतना कुछ सोचने के बाद उसने खुले आसमान की तरफ देखते हुए लारा का नाम चिल्लाया, जिससे पूरे जंगले में लारा का नाम गूंज उठा। ध्रुव को इस तरह से गुस्से में दहाड़ता देखकर विदुर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, हर इंसान मुश्किल वक्त में ही उभरकर बाहर आता है ध्रुव, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं तुम में भी वो काबिलियत है जिसके जरिए तुम अपने अंदर छुपी ताकत को बाहर ला पाओगे। लारा के बारे में सोचकर अपने आप पर काबू खोना, ये मैं समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हें अपने आप को संभालना भी बहुत ज़रूरी है। इतना कहने के बाद विदुर ने एक गहरी सांस ली और ध्रुव के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अपने आप को चट्टान की तरह मजबूत बनाओ, अभी तुम्हारा लक्ष्य बहुत दूर है। चलो पीछे जाओ और फिर से अपनी प्रैक्टिस शुरू करो। अपने आचार्य के इन शब्दों ने जैसे फिर से उसके अंदर एक नई जान डाल दी और वो मुस्कुराता हुआ फिर से ऊंची छलांग लगाते हुए अपनी तकनीक की प्रैक्टिस के लिए जंगल के मैदान में पहुंच गया। योजक चिन्ह, समय रेत की तरह होता है, देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने से निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। इसी तरह थोड़ा और समय निकल गया। सुबह की गर्मी की जगह अब पतझड़ ने ले ली थी और पेड़ों की शाखाएं और पत्तियों ने भी अपना रंग बदल लिया था। ध्रुव आज भी अपने कमरे के अंदर ही विदुर से ट्रेनिंग ले रहा था। ध्रुव का कमरा काफ़ी साफ सुथरा था और कमरे की खिड़कियों से धूप अब अंदर की ओर झांक रही थी। इस साल ध्रुव ने इतनी मेहनत की थी कि उसके शरीर में भी अब कई तरह से बदलाव साफ साफ देखे जा सकते थे। वो दिखने में ही अब काफ़ी सख्त नजर आने लगा था। उसका शरीर अब बाहर से भी काफ़ी मजबूत दिखाई देने लगा था। ध्रुव ने एक पेंट के अलावा कुछ भी नहीं पहना हुआ था। वो आईने के सामने अपने शरीर को देख रहा था और उसके ठीक पास में ही एक बड़े से कांच के बर्तन में हरे रंग की अमृतधारा भरी हुई थी। उसने अपने आप को आईने में देखते हुए कहा, आज मैं अपनी शक्तियों को 7वें सितारे पर ले जाऊंगा। ये बात उसने पूरे जोश के साथ कह तो दी थी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये हो भी जाए।
पिछले महीने में ध्रुव ने जी तोड़ मेहनत करते हुए 7वें सितारे पर पहुंचने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे इसमें असफलता ही हाथ लगी थी। आज वो अपने आप से इस तरह की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसने अपनी ट्रेनिंग को लगभग पूरा कर लिया था, जो कि उसे 7वें सितारे तक पहुंचा सकता था। इस वक्त ध्रुव की सबसे अच्छी बात यह थी कि वो अपने अंदर चल रही सोच छुपा कर रखना सीख चुका था। वो अब पहले वाले ध्रुव की तरह बिल्कुल भी नहीं था, जिसे देखकर ही पता चल जाया करता था कि वो क्या सोच रहा होगा, बल्कि अब उसे देखकर अंदाज़ा लगा पाना बहुत ही मुश्किल था कि उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा होगा। अपनी आज की ट्रेनिंग की प्रैक्टिस को पूरा करने के बाद ध्रुव ने हाथ जोड़े और एक गहरी सांस लेते हुए उस कांच के बर्तन में रखी हुई अमृतधारा को अपने शरीर पर लगाने लगा और पानी के टब में जाकर लेट गया। कुछ ही देर में अमृतधारा उसके शरीर के चारों तरफ लिपटी हुई नजर आ रही थी। यह अमृतधारा ट्रेनिंग के दौरान ध्रुव की घायल मांसपेशियों को ठीक करने का काम कर रही थी। साथ ही साथ इससे उसके शरीर को एक नई ऊर्जा भी मिलती थी जो कि उसे और भी ज़्यादा ताकतवर बनाती थी। मार्कस पर किसी भी इंसान की शक्तियों के पहले 9 सितारों में से 0.1 से 3 सितारों को लो लेवल माना जाता था, शक्तियों के अगले 4 से 6 सितारों को मिड लेवल माना जाता था और शक्तियों के अगले 7 से 9 सितारों को हाई लेवल माना जाता था। हर रैंक में 9 सितारे होते थे। जब कोई इंसान अपनी शक्तियों को 7वें सितारे तक पहुंचा देता था तो 9वें सितारे तक पहुंचने के पहले ही उसे अगली रैंक की पहली सीढ़ी माना जाता था, यानी कि अब वो 0 रैंक से एकलव्य बनने के काबिल हो जाता था। इतने कम समय में 0 रैंक से एकलव्य रैंक पर पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी ध्रुव के लिए। ध्रुव अपनी शक्तियों के सितारों को बढ़ाने के लिए अमृतधारा की मदद ले रहा था। उसके बिना उसे अपनी शक्तियों के सितारों को बढ़ा पाना बहुत ही मुश्किल था। ध्रुव इस बार की ट्रेनिंग के बाद ध्यान मुद्रा में बैठ गया और गहरी सांस लेते हुए सिर्फ हवा की मदद से अपने शरीर में शक्ति को महसूस करने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो इस बात को अब बहुत अच्छे से समझ चुका था कि बिना अमृतधारा के वो अपनी शक्तियों को 7वें सितारे तक तो जरूर ले जाएगा, लेकिन ऐसा करने में उसे बहुत वक्त लग सकता है। विदुर समझ चुका था कि ध्रुव क्या करने की कोशिश कर रहा था। जब विदुर ने महसूस किया कि हवा में गहरी सांस लेने के बाद ध्रुव अपनी शक्तियों में कोई भी बदलाव महसूस नहीं कर पा रहा था, तो उसने ध्रुव के टब के पानी में अमृतधारा की कुछ और बूंदों को डाला, जिससे देखते ही देखते उस पानी का रंग हरा हो गया। पानी को और ज्यादा हरे रंग में बदलते हुए देखकर ध्रुव समझ चुका था कि ये सब विदुर ने किया है। ये देख उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने अपनी उसी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद आचार्य, और अपनी शक्तियों को बढ़ने के लिए गहरी सांस लेते हुए उस अमृतधारा की ताकत को अपने अंदर खींचने लगा। लगभग 1 घंटे तक अमृतधारा से ताकत लेने के बाद हरे रंग के उस पानी का रंग पीला पड़ गया। पानी का रंग हरे से पीला हो जाना इस बात का इशारा था कि पानी में मिली हुई अमृतधारा का इस्तेमाल किया जा चुका था। उधर अमृतधारा से गहरी सांस के जरिए अपने शरीर की ताकत को बढ़ाते हुए अब ध्रुव का शरीर कांप रहा था। उसका पेट अंदर चला गया और अचानक से उसने अपनी आंखें खोल ली। अपने अंदर की सांस को बाहर छोड़ते हुए उसने अपनी कमर सीधी की और फिर अपनी गर्दन को गोल घुमाते हुए शरीर की मांसपेशियों के चटकने की आवाज़ को सुनने लगा। अगले ही पल उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर हवा में खोल दिया और अपने अंदर की ताकत को महसूस करते हुए कहने लगा, आखिरकार मैं शक्तियों का 7वें सितारे तक पहुंच ही गया। एप 13 मजाक इक्वल्स। ध्रुव लकड़ी के एक बड़े से टब में लेटा हुआ था। इस टब के पानी में अमृतधारा मिली हुई थी। टब में लेटे हुए वो अपनी उस शक्ति को महसूस कर रहा था जिसे उसने अपनी मेहनत से हासिल किया था और इसी के बलबूते पर उसने शक्तियों के 7वें सितारे को हासिल किया था। शक्ति के 7वें सितारे पर पहुंचने के तक आमतौर पर कड़ी मेहनत के बाद आराम करने की ज़रूरत होती है, जिससे कि शरीर रिकवर करता है। हालांकि ध्रुव को इसकी ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि उसके पास अमृतधारा जैसी औषधि थी जिसने उसके शरीर को हर ट्रेनिंग के साथ मजबूत बनाया था और इस वक्त वो बहुत ही बढ़िया महसूस कर रहा था। कुछ देर और उस टब में लेटे रहने के बाद ध्रुव खड़ा होने लगा। उसके शरीर पर पानी की बूंदें सूरज की रोशनी में चमक रही थी। अपनी थकान को दूर करते हुए जैसे ही ध्रुव ने अपने दोनों हाथों को ऊपर किया, उसे अपनी हड्डियों के कड़कड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा करके उसे अच्छा लगा। अगले की पल उसने अपने दाहिने हाथ को अपने बिस्तर की ओर बढ़ाया और वहां से अपने कपड़ों को उठा लिया। टब से बाहर निकलने के बाद उसने कपड़े पहनते हुए खुद से कहा, ओहो, तो अब मेरी शक्तियों का सितारा बढ़ चुका है। अब मैं इन सितारों की वजह से किसी से भी पूरे आत्मविश्वास के साथ बात कर सकता हूँ। खुद से इतना कहने के बाद उसे अपने अंदर की वैक्यूम हैंड तकनीक के बारे में कुछ याद आया। उसने कुछ सोचते हुआ कहा, लेकिन मेरे पास जो वैक्यूम हैंड तकनीक है उसकी सबसे बुरी बात यह है कि मैं इससे दुश्मन का सिर्फ खून चूस सकता हूं, और वो भी ऐसे दुश्मन का जिसकी शक्तियों का सितारा मेरी शक्तियों से कम हो। वैक्यूम हैंड तकनीक की कमियों के बारे में सोचते हुए ध्रुव थोड़ा हताश हुआ। फिर उसने सोचा कि वैक्यूम हैंड तकनीक में कमियां जरूर थी, लेकिन ये उसे मिली हुई सबसे पहली तकनीक थी। ध्रुव इतना खुद से कह ही रहा था कि तभी उसकी नज़र उसकी ऊंचाई से थोड़ी ऊपर रखे एक फूलदान पर गई। उस फूलदान को देखते ही ध्रुव के दिमाग में कुछ सुझाया। तभी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने सोचा कि क्यों न वैक्यूम हैंड तकनीक का इस्तेमाल इस फूलदान पर किया जाए।
अगले ही पल उसने उस फूलदान पर अपनी वैक्यूम हैंड तकनीक का इस्तेमाल किया। वो फूलदान हवा में उड़कर उसकी तरफ आने लगा और हवा में ही उसके कई टुकड़े हो गए और सारे टुकड़े गिरकर जमीन पर बिखर गए। ये देखकर उसे थोड़ी तसल्ली मिली। उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए खुद से कहा, ये ठीक था, लेकिन ये फूलदान वैसे नहीं टूटा जैसे टूटना चाहिए था। ध्रुव ने एक बार फिर से इसी तकनीक को इस्तेमाल करने का सोचते हुए अपने पैरों को पीछे लिया और चिल्लाते हुए कहा, वैक्यूम हैंड। उसके इतना कहते ही उसके हाथों से हवा निकली जिसने फूलदान को अपनी जगह से हिला दिया। फूलदान इस वक्त हवा में आ चुका था और ध्रुव की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी खिड़की से एक तेज हवा आई जिसने फूलदान की दिशा बदलने की कोशिश की। अब उस फूलदान पर दो दिशाओं से हवा आ रही थी, जिसकी वजह से उस पर इतना ज्यादा दबाव बना कि दूसरा फूलदान भी जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गया। उसके टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। लेकिन इस बार जिस तरीके से उसके टुकड़े हुए थे, ध्रुव के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। इस बार उस फूलदान की हालत पहले वाले से बहुत ज्यादा बुरी थी। ये सब करने में भले ही ध्रुव की बहुत सारी ताकत खर्च हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही थी। इस एक्सपेरिमेंट से उसे ये समझ आया कि अगर उसके पास एक और कोई तकनीक होती जो वैक्यूम हैंड के ऑपोजिट होती, तो फिर वो उन दोनों ताकतों को एक साथ मिलाकर कामयाब हो सकता था। तभी ध्रुव की काली अंगूठी में से विदुर हंसते हुए बाहर आया और उस फूलदान के टूटे हुए टुकड़ों के इर्द गिर्द घूमते हुए कहने लगा, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन, तुम बहुत ही जल्द इस वैक्यूम हैंड तकनीक का उपयोग करना सीख जाओगे। विदुर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर ध्रुव के चेहरे पर भी एक पल के लिए मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले की पल उसने थोड़ा मायूस होते हुए कहा, क्या आप मुझे कोई और शक्ति की तकनीक सिखा सकते हैं जो कि वैक्यूम हैंड तकनीक के ऑपोजिट हो, ताकि मैं उन दोनों तकनीक को एक साथ इस्तेमाल कर पाऊं। इतना कहते हुए ध्रुव चुप हो गया। ध्रुव की बेताबी को देखकर विदुर समझ चुके थे कि वो क्या चाहता था। अगले ही पल विदुर ने कहा, चलो अब इस तरह से उदास चेहरा बनाना बंद करो। मैं सब समझता हूं कि तुम मुझसे जल्दी जल्दी कुछ और भी सीखना चाहते हो। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए विदुर ने कहा, देखो, ऐसा नहीं है कि तुम दुनिया के पहले इंसान हो जिसके खुराफाती दिमाग में इस तरह से दो ऑपोजिट यानी विपरीत ताकत की शक्तियों की तकनीक सीखने की बात घूम रही हो। लेकिन तुम्हें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ऐसा कर पाना नामुमकिन जैसा है। किसी भी दो विपरीत तकनीकों को मिलकर इस्तेमाल कर पाना, ये आज तक कोई नहीं कर पाया। विदुर की इस बात पर ध्रुव की आंखें बड़ी हो गई और उसने हैरानी के साथ कहा, आचार्य, क्या आपके पास भी इस तरह की किसी शक्ति की कोई तकनीक नहीं है? अगले ही पल ध्रुव का उदास चेहरा देखकर विदुर ने उसे अपने सामने बिठाया और उसके ठीक पीछे खड़े होकर कहने लगे, बहुत वक्त पहले मैंने किसी के लिए एक दवाई बनाई थी और उसके बदले में मैंने उससे वैक्यूम हैंड जैसी शक्ति की एक तकनीक ली थी। अगर उस वक्त मेरे पास वो दवाई नहीं होती तो आज शायद मेरे पास वैक्यूम हैंड जैसी तकनीक नहीं होती। इस बात को काफ़ी समय हो गया। आज तुमने इस बारे में बात की तब जाकर मुझे ये किस्सा याद आया। ध्रुव से इतना कहने के बाद विदुर ने उसके सर पर अपना हाथ रखा और कहा, ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। अपनी दोनों आंखें बंद करो और ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ। इतना कहते ही विदुर ने अपने पास से एक तकनीक से जुड़ी हुई सारी जानकारी ध्रुव के दिमाग में भेजना शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में ध्रुव के दिमाग में इस नई तकनीक से जुड़ी कई सारी जानकारी आ गई है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए विदुर ने कहा, फायर पाम तकनीक, लो लेवल धक्का देने वाली एक मजबूत ताकत। इस तकनीक की खोज एक लोहे के काम करने वाले इंसान ने की थी। बहुत सालों की कड़ी मेहनत के बाद उसने इस फायर पाम तकनीक की खोज की थी। जब विदुर ने यह कहा कि फायर पाम तकनीक की खोज एक लोहे का काम करने वाले इंसान ने की थी, तो वो हैरान रह गया, क्योंकि किसी भी तकनीक का खोज करना बहुत मुश्किल होता है। एक आम इंसान के लिए इसकी खोज करना तो जैसे नामुमकिन जैसा था, लेकिन फायर पाम तकनीक को सीखना कोई मुश्किल काम नहीं था और विदुर की मदद से ध्रुव को इसके बारे में समझने में सिर्फ 2 घंटे लगे। ध्रुव ने अपने कमरे के आखिरी फूलदान को देखा और एक गहरी सांस लेते हुए अपने हाथ को घुमाकर कहा, वैक्यूम हैंड। उसके इतना कहते ही वो फूलदान बहुत ही तेजी के साथ उड़ते हुए ध्रुव की तरफ आने लगा। उसे अपनी ओर तेजी से आता देखकर उसने वैक्यूम हैंड का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। वो फूलदान अब ध्रुव के सर पे टकराने ही वाला था कि तभी उसने अपनी तकनीक को फायर पाम तकनीक के साथ जोड़ते हुए कहा, फायर पाम। उसी वक्त हवा का एक तेज झोंका आया। 2 दिशाओं में हवा के बहने से ऐसा लग रहा था मानो कि कमरे में कोई तूफान आ गया हो। तभी फूलदान के टूटने की एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार 2 ऑपोजिट ताकतों से फूलदान एक धूल में बदल गया। 2 ऑपोजिट यानी विपरीत ताकतों के इस्तेमाल से उस फूलदान को चकनाचूर होता देखकर विदुर के मुंह से निकला, बहुत ही बेहतरीन ध्रुव, ये तो तुमने कमाल कर दिया। ये सुनकर ध्रुव फूलदान में हुए धमाके के धुएं से बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक जीत वाली खुशी दिखाई दे रही थी। उसने सोचा, अगर वो इन दोनों तकनीकों का अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गया है तो वो मुश्किल मुकाबलों में अपने सामने वाले को हैरान कर सकता है। वो मुस्कुराते हुए विदुर के पास आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर विदुर के चेहरे पर भी खुशी नजर आ रही थी। विदुर ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, बहुत ही अच्छे, लेकिन अभी आगे तुम्हें इससे भी अच्छा प्रदर्शन करना है। उसके लिए तैयार रहना।
विदुर के मुंह से इतना सुनकर ध्रुव उन्हें हैरानी से देख ही रहा था। तभी विदुर ने उसे याद दिलाते हुए सिर्फ इतना कहा, 3 महीने बाद यूथ सेरेमनी है ध्रुव। विदुर की इस बात का जवाब देते हुए ध्रुव ने जोश के साथ कहा, हाँ मुझे अच्छे से याद है, और मैं इस चुनौती के लिए तैयार हूँ। योजक चिन्ह। समय बीतता गया। इस बात को 2 महीने बीत गए। अब यूथ सेरेमनी में बस 1 ही महीना बचा था। उसने अपने पास बची हुई थोड़ी सी अमृतधारा को देखते हुए कहा, क्या इस अमृतधारा का इस्तेमाल करके मैं 7वें से 8वें सितारे पर पहुंच जाऊं आज के टेस्ट के पहले। लेकिन ध्रुव ने पता नहीं क्यों उस अमृतधारा को वापस रख दिया। फिर उसने अपना काला कोट निकाला और टेस्ट के लिए जाने लगा। यूथ सेरेमनी के ठीक 1 महीने पहले एक टेस्ट होता था। इस टेस्ट में उन लोगों को शौर्य दल से बाहर कर दिया जाता था जिनकी शक्ति का सितारा 7 से कम होता था, और जिनकी शक्ति का सितारा 7 से ज़्यादा होगा उन्हें यूथ सेरेमनी के बाद ट्रेनिंग ग्राउंड में आकर अलग अलग तकनीक सीखने का मौका मिलेगा। ध्रुव और ईरा उस टेस्ट के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच गए। उन्हें देख वहां मौजूद सभी लड़के जलन के मारे आपस में बात करने लगे। उन्हीं में से एक, किनारे में गुट बनाकर खड़ा सनी, ध्रुव को गुस्से भरी नज़रों से घूर रहा था। उसने धीमी आवाज़ में खुद से कहा, आज देखता हूं कि ये कैसे अपना मुंह छुपाकर भागेगा। उस दिन बड़े तेवर में आकर इसने चैलेंज ले लिया था। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वहीं दूसरी ओर सबकी जलन और सबके गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए ध्रुव और ईरा चलते चलते एक दूसरे से बात कर रहे थे। ध्रुव की चाल से ऐसा लग रहा था कि उसे इस टेस्ट की चिंता ही नहीं थी, जिसे देखकर बाकी लोग थोड़े चौंक गए थे। यही सोचते हुए दल के एक बुजुर्ग ने कहा, ध्रुव की चाल से तो ये लग रहा है कि वो पहले ही हार मान चुका है। वैसे वो गलत भी नहीं है। उस बुजुर्ग की ये बात अरेंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने तुरंत कुछ न कहकर थोड़ा इंतजार किया। और जैसे ही बुजुर्ग ने अरेंद्र की तरफ देखा, अरेंद्र ने उनसे कहा, मुझे लगता है आपको भविष्यवाणी करने की बजाय नतीजे पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो वक्त आने पर आपको ही बुरा लगेगा। ये कहकर अरेंद्र ने ध्रुव को देखा, जो सूरज की तेज रोशनी में भी आराम कर रहा था। उनके जवाब से नाखुश होकर उस बुजुर्ग ने अरेंद्र से कहा, मुझे नहीं लगता कि नतीजा भविष्यवाणी से कुछ अलग होगा, देखो जरा उसे, उसमें जीतने की आग ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उस बूढ़े आदमी ने इतना कहा ही था कि एक और बुजुर्ग आदमी ने उन दोनों की बहस रोकते हुए कहा, मुझे लगता है हमें टेस्ट शुरू करना चाहिए, वक्त हो गया है। उस बुजुर्ग के आदेश पर अरेंद्र अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और सबको देखते हुए उसने चिल्लाते हुए कहा, शांत हो जाइए। आप सभी शौर्य दल की आने वाली पीढ़ी है। शौर्य दल की रक्षा आप सभी के कंधों पर है। टेस्ट में पास होने के लिए आपको 7 सितारों की ज़रूरत है, और अगर कोई 7 सितारे नहीं ला पाया तो उसके पास एक मौका ये है कि वो किसी 7 सितारे वाले को चैलेंज कर सकता है। अगर वो चैलेंज जीत जाता है तो उसकी गिनती भी 7 सितारे वालों के साथ ही होगी। उम्मीद है कि सब लोग नियम समझ गए होंगे, तो टेस्ट शुरू करते हैं। अरेंद्र के ऐलान के बाद टेस्ट शुरू हुआ। सबसे पहले एक आदमी मंच पर आया और सबके नाम की एक लिस्ट अपने हाथ में लिए एक एक करके सबको बुलाने लगा। टेस्ट शुरू होने के बाद ट्रेनिंग कैंप में हर जगह टेंशन थी। ध्रुव ने देखा कि जो लोग 7 सितारे हासिल नहीं कर पाए थे वो उदास होकर कोने में रो रहे थे, लेकिन ध्रुव को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जानता था ये वही लोग थे जो कम सितारे वालों का मजाक उड़ाते थे। उन्होंने ध्रुव का भी न जाने कितनी बार मजाक बनाया था। दूसरों की खिल्ली उड़ाते हुए उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी भी ऐसी शामत आ सकती थी। वही ध्रुव को उन्हें देखकर एक पुरानी कहावत याद आ गई, दूसरों का मजाक बनाने वाले अंत में खुद मजाक बन जाते हैं। वही उसके बगल में बैठी ईरा उन लोगों को नज़रअंदाज कर रही थी। तभी उसका ध्यान टेस्ट के लिए जाती एक लड़की पर पड़ा और उसने ध्रुव से कहा, देखो काव्या। उसके ये कहते ही ध्रुव का ध्यान उन लोगों से हटकर अचानक मंच की तरफ गया जहां टेस्ट देने की बारी अब काव्या की थी। ध्रुव की आंखें उसे देखकर चमक उठी थी, जिस पर ईरा ने गौर किया था। वो जानती थी कि ध्रुव और काव्या पहले एक दूसरे के बहुत करीब थे। इस बात से न जाने क्यों ईरा को थोड़ी जलन होती थी, लेकिन उसने ध्रुव से कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो नहीं जानती थी ध्रुव इस बात पर कैसे रिएक्ट करेगा। पलके झपकाते हुए उसने देखा कि ध्रुव काव्या की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने सोचा न जाने आज के नतीजे के बाद काव्या ध्रुव की तरफ देखे भी या नहीं। तभी ध्रुव ने अपने कंधे पीछे करते हुए कहा, कुछ चीज़ें कभी खत्म नहीं होती। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कमी तो रह जाती है। हमारे दल में शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी। ईरा ने अचानक उसकी बात काटते हुए कहा, मैं हूं ना। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम हो तो, लेकिन मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। छोड़ो, तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। ये सुनते हुए भी ईरा मुस्कुरा रही थी। वो जैसे अपनी किसी याद में खो गई थी। उसे याद आया कि जब वो और ध्रुव छोटे थे तब ध्रुव उसे ट्रेनिंग दिया करता था। आज ईरा जो कुछ भी जानती थी उसकी एक बहुत बड़ी वजह ध्रुव था।
वो अपनी यादों में खो गई थी जहां उसे छोटा ध्रुव और छोटी ईरा खेलते कूदते दिख रहे थे। ये याद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ गालों पर डिम्पल्स भी ले आई। उसने अपने आसपास देखा तो उसे एहसास हुआ कि शौर्यत दल में ऐसे बहुत सारे लड़के नहीं थे जो ध्रुव जैसे थे। ये ईरा की किस्मत थी कि उसे ध्रुव जैसा ही कोई लड़का चाहिए था और वैसा पूरे शौर्यत दल में और कोई नहीं था। ध्रुव और ईरा को मुस्कुराते देख दूर खड़े सनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। जलन की आग दिल में लिए उसने उन दोनों की तरफ अपने कदम बढ़ाए। तभी मंच से एक आवाज़ आई, काव्या 8 सितारे रैंक 0 हाई लेवल F14 ध्रुव का टेस्ट। अपना स्कोर सुनकर काव्या ने राहत की सांस ली और फिर उसका सिर गर्व से ऊंचा हो गया था। पिछले साल उसे 7 सितारे मिले थे और सिर्फ एक साल की मेहनत से वो 8 सितारों पर पहुंच गई थी। 8 सितारों का मतलब था कि वो शौर्यत दल के टॉप 5 यंग लोगों में थी। इतने अच्छे नतीजे के बाद उसका खुश होना लाजमी था। उस घोषणा के साथ ही काव्या ने वहां मौजूद लोगों के अंदर जलन का बीज बो दिया था। लेकिन बाकी सबसे अलग ध्रुव इस नतीजे से इतना खुश नहीं लग रहा था। उसने ईरा को देखते हुए कहा, एक साल में सिर्फ एक सितारा बढ़ा, उसके बाद भी देखो कितनी खुश दिख रही है। इसके जवाब में ईरा ने कहा, इसके लिए तो खुशी की बात है। उसने ये कहकर काव्या की तरफ देखा जिसे उसके दोस्तों ने किसी सेलिब्रिटी की तरह घेर कर रखा था। काव्या के बाद न जाने वहां के लोगों को क्या हो गया था कि अगले 8-9 लोगों में सिर्फ एक ही 7 सितारे ला पाया था। काफी सारे लोग एक साथ फैल हो गए। तभी मंच पर से एक नाम पुकारा गया, ईरा। उसका नाम पुकारे जाने के बाद लगभग सभी की नज़र ईरा पर गई जो ध्रुव के साथ बैठी हुई थी। उन सभी को देखकर ईरा ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, नतीजा सुनकर चौंक मत जाना। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए मंच की ओर बढ़ी। लेकिन ध्रुव तो नतीजे के पहले ही परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आया कि ईरा की बात का क्या मतलब था। क्या उसकी बात का मतलब था कि वो एकलव्य बन गई थी? अगर नहीं तो फिर ईरा ने उसे ऐसा क्यों कहा? यही सब सोचते हुए उसने हरे रंग की ड्रेस पहनी ईरा को मंच पर जाते देखा। उसके मंच पर जाते ही वहां मौजूद सभी लोग उसे देखने लगे। यहां तक कि बुजुर्गों का ध्यान भी अब ईरा की तरफ था। सब जानते थे कि ईरा शौर्यत दल की सबसे होनहार लड़की थी। यहां तक कि अरेंद्र भी ये देखने को उतावले हो रहे थे कि आखिर ईरा का नतीजा क्या होगा। जैसे ही ईरा शक्ति स्तंभ के पास पहुंची, उसने आंख बंद करते हुए अपना हाथ उस स्तंभ पर रखा। उसे अपने हाथ से निकलती शक्ति महसूस हुई। लेकिन तभी उसने अपनी शक्ति बढ़ाई और वो स्तंभ चौंधियाने वाली रोशनी से जगमगाने लगा। उसकी शक्ति का टेस्ट हो जाने के बाद स्तंभ में लिखा आया, एक सितारा एकलव्य। उन 3 बड़े शब्दों को देखते हुए लगभग कुछ पल के लिए सबकी सांसें थम गई। और फिर अचानक जैसे एक खुशी की लहर चली जो सभी शौर्यत दल वाले महसूस कर पा रहे थे। तभी मंच पर खड़े आदमी ने सबको नतीजा सुनाते हुए कहा, ईरा एक सितारा रैंक एकलव्य। उस आदमी के चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि वो भी उस नतीजे से चौंक गया था। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और खुद को विश्वास दिलाते हुए कहा, 15 साल की उम्र में एकलव्य रैंक, एक दिन ये लड़की जरूर लीडर बनेगी। उसकी बातें सुनकर अरेंद्र का सिर फक्र से ऊंचा हो गया। उसके पास बैठे बाकी बुजुर्ग भी इस नतीजे से चौंक गए थे। सबको पता था कि ईरा होनहार है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि महज 15 साल की उम्र में वो एकलव्य बन जाएगी। शौर्यत दल के इतिहास में ये दूसरी बार था कि कोई इतनी छोटी उम्र में एकलव्य बन जाए। सबको याद था कि पिछली बार सभी को इतनी हैरानी तब हुई थी जब ध्रुव एकलव्य बना था, महज 12 साल की उम्र में। लेकिन उस बात को अब बहुत वक्त बीत चुका था। अब शौर्यत दल में ईरा सबसे ताकतवर लड़की बन गई थी। लेकिन इस बात से नीचे खड़ी काव्या को ज्यादा खुशी नहीं हुई। ईरा के नतीजे से हैरान तो वो भी थी, लेकिन उसने ऐसा दिखने नहीं दिया। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि शौर्यत दल की कोई लड़की 15 साल की उम्र में एकलव्य भी बन सकती है। जितना हैरान इस वक्त काव्या थी, उससे ज्यादा हैरान ध्रुव था। ध्रुव जो कुछ अमृतधारा की मदद से कर रहा था, ईरा बिना उसके कर पा रही थी। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ईरा अब एकलव्य बन गई थी और उसमें भी उसे एक सितारा मिल गया था। लेकिन इन सब से दूर ईरा ने सभी को नज़रअंदाज करते हुए मंच से नीचे उतरना शुरू किया। जैसे ही वो मंच से नीचे उतरी, उसने ध्रुव की तरफ देखा जो पूरी तरह से हैरान दिख रहा था। उसकी हैरानी देखकर ईरा को हंसी आ गई और वो हंसते हंसते वापस अपनी जगह पर जाने लगी। अपनी जगह पर पहुंचकर वो जैसे ही बैठी, ध्रुव ने तुरंत उससे कहा, इस चीज़ का बिल्कुल भी घमंड मत करना। मैं जानता था तुम एकलव्य बन जाओगी। तुम्हारी मेहनत, शक्ति, वक्त सब तुम्हारे साथ है। अगर तुम एकलव्य नहीं बनती तो शायद मुझे ज्यादा हैरानी होती। ये सुनकर ईरा उसके बगल बैठ गई। वही ध्रुव दल के बाकी लोगों को देख रहा था। सच तो ये था कि अपनी शक्ति को 7 सितारों तक पहुंचाने के लिए हुनर की जरूरत थी। लेकिन पूरे शौर्यत दल में कुल मिलाकर सिर्फ 20-25 लोग ही थे जिनकी शक्ति 7 सितारों तक पहुंच पाई थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, बाकी लोगों के नतीजे भी आते गए।
वो लोग 7 सितारे हासिल करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से ट्रेनिंग ग्राउंड का माहौल उदासी भरा हो गया था। जो लोग फेल हो रहे थे उनकी आंखों में आंसू आने लगे थे, लेकिन जब वो दूसरों को भी फेल होते देखते तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती। बैठे बैठे ध्रुव ये सोच रहा था कि शौर्य दल के इतने सारे युवाओं में सिर्फ 2 लोग ही 8 सितारे हासिल कर पाए थे, और ईरा को छोड़कर कोई भी एकलव्य तक नहीं पहुंच पाया था। आखिरकार जब लगभग सभी युवा टेस्ट दे चुके थे तो मैदान में सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे जिनका टेस्ट बाकी थी। उन लोगों में से एक ध्रुव भी था। वहां मौजूद सभी लोग ये जानते थे कि बचे हुए युवा इस दल की सबसे कमजोर कड़ी थे, और इन लोगों का नतीजा महज एक फॉर्मेलिटी था। मंच पर से अगला नाम लिया गया, ध्रुव। ये कहकर मंच पर खड़ा आदमी अपने चश्मे को ठीक करते हुए ध्रुव की तरफ देखने लगा। उसका नाम लिए जाने के बाद ईरा ने ध्रुव से कहा, ध्रुव अब बारी तुम्हारी है। उसने ध्रुव का हाथ पकड़ा और उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश की। मंच की तरफ देखते हुए ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और अपने आसपास मौजूद लोगों को देखा। उसे साफ समझ आ रहा था कि वहां मौजूद सभी युवा कहीं न कहीं ये जानते थे कि ध्रुव फेल होने वाला था, लेकिन उनकी सोच को नज़रअंदाज करते हुए ध्रुव ने मंच की ओर चलना शुरू किया। चलते चलते वो जैसे ही मंच के पास आया, उसकी नज़र मंच पर बैठे अपने पिता पर पड़ी। अरेंद्र को देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। उसे देखकर अरेंद्र ने भी मुस्कुराते हुए अपने हाथ से चाय का प्याला उठाया और वो टिककर कुर्सी पर बैठ गए। एक बार फिर गहरी सांस लेते हुए ध्रुव उस शक्ति स्तंभ के सामने आ खड़ा हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसमें से एक अलग तरह की रोशनी निकल रही थी। वो रोशनी वहां मौजूद कुछ लोगों ने महसूस की थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा चौंक गए थे। वही मंच पर खड़ा आदमी ध्रुव को निराशा भरी नज़रों से देख रहा था। उस आदमी को अच्छे से याद था कि कुछ साल पहले इस मामूली लड़के ने सभी को एक अनहोनी दिखाई थी, लेकिन पिछले 3 सालों से न जाने उसे क्या हो गया था कि उसकी शक्तियां कमज़ोर हुए जा रही थी। अगर आज ध्रुव पास नहीं हो पाया तो फिर वो कभी दोबारा टेस्ट नहीं ले पाएगा। ट्रेनिंग ग्राउंड में सभी की नज़रें इस वक्त ध्रुव पर गड़ी हुई थी। बढ़ती धड़कन के बीच ध्रुव ने अपना हाथ उठाकर धीरे से उस स्तंभ पर रखा। उसके स्तंभ पर हाथ रखते ही सभी की निगाहें स्तंभ को देखने लगी। सभी जानना चाह रहे थे कि आखिर ध्रुव का नतीजा क्या होगा। सबको लग रहा था कि ये शायद आखिरी बार था जब ध्रुव ये टेस्ट दे रहा था। मेसोडोरिया का शिरोमणि ध्रुव, जिसने एक वक्त पर सबको हैरान कर दिया था, अब अपना नतीजा सुनने को बेताब हो रहा था। जब ध्रुव ने बहुत छोटी उम्र में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया था तो लोगों ने उसे शिरोमणि कहना शुरू कर दिया था, लेकिन 3 साल से किसी ने उसके लिए शिरोमणि शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उसके हाथ रखने पर स्तंभ ने कुछ भी नहीं कहा। ध्रुव ने हैरानी से अपने पिताजी की तरफ देखा, जिन्होंने हाथ दिखाकर ध्रुव को ठहरने का इशारा किया। ध्रुव ने एक फिर स्तंभ को देखा, लेकिन उसमें कुछ नहीं लिखा था। ये देखकर सब चौंक गए थे। वैसे तो स्तंभ काफी जल्दी नतीजा बता दिया करता था, लेकिन इस बार न जाने क्यों उसने अब तक कुछ नहीं कहा था। मंच पर खड़ा आदमी भी माथे पे शिकन के साथ स्तंभ को देख रहा था। तभी अचानक ध्रुव के हाथ से शक्ति निकली और वो स्तंभ जगमगा उठा। उसकी रोशनी काफी तेज थी और जैसे ही वो थोड़ी कम हुई, लोगों ने देखा कि स्तंभ पर ध्रुव का नतीजा लिखा हुआ था। वो देखकर लगभग सभी लोग हैरान रह गए थे। मंच पर खड़े आदमी ने हैरानी में घोषणा करते हुए कहा, ध्रुव 7 सितारा, रैंक 0। ध्रुव के नतीजे के बाद मैदान में एक अजीब सन्नाटा था। सब स्तंभ की तरफ देख रहे थे क्योंकि कोई भरोसा नहीं कर पा रहा था कि ध्रुव टेस्ट में पास हो गया था। फिर अचानक उस सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज़ सुनाई दी, शिरोमणि सब हासिल कर सकता है। भीड़ में से निकली इस आवाज़ ने जैसे सबको जलने पर मजबूर कर दिया था। सब सोच रहे थे कि आखिर ध्रुव ने ये किया कैसे। वही मंच पर बैठे उसके पिता अरेंद्र ने खुशी से चाय का प्याला मसल दिया। वो प्याला अब उनके हाथ में धूल बन चुका था, जिसके बगल से चाय रिस रही थी। अरेंद्र के चेहरे पर गर्व की एक मुस्कान थी, जिसके साथ उन्होंने कहा, 7 सितारे। ध्रुव, तुमने कर दिखाया, मेरे बेटे ने कर दिखाया। ये कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई थी। वो जानते थे कि इन 7 सितारों को हासिल करने के लिए ध्रुव ने जी तोड़ मेहनत की थी। अरेंद्र के बगल में बैठे बुजुर्ग भी ध्रुव के नतीजे से चौंक गए थे। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ध्रुव सिर्फ 1 साल में 3 सितारे से 7 सितारे तक पहुंच जाएगा। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन बुजुर्गों को अपनी हार पचाने में तकलीफ हो रही थी। उन्होंने अरेंद्र से कहा, लगता है ये कमाल अमृतधारा का है। खैर, बधाई हो अरेंद्र। अरेंद्र को साफ समझ आ रहा था कि ध्रुव ने आज बुजुर्गों के अहंकार को ठेस पहुंचा दी थी, लेकिन उसने जो किया वो बिल्कुल सही था। इसलिए अरेंद्र ने मुस्कुराते हुए उस बुजुर्ग से कहा, क्या आपको सचमुच लगता है कि ये कमाल सिर्फ अमृतधारा से हासिल किया जा सकता है? ये सुनकर बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा। वो अच्छी तरह से जानते थे कि अमृतधारा ट्रेनिंग की स्पीड बढ़ा सकता था, लेकिन 4 सितारों की छलांग के लिए ध्रुव ने ताबड़तोड़ मेहनत की होगी।
दूसरी ओर भीड़ के बीच में काव्या एक लाल कपड़े से अपना मुंह ढकी हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसकी हैरानी को देखे। 1 साल में 4 सितारों की छलांग आज से पहले सिर्फ कहानियों में सुनाई गई थी। ये कुछ ऐसा था जो 3 साल पहले वाला शिरोमणि ध्रुव भी नहीं कर पाता, लेकिन आज उसने ये कर दिखाया था। यही सब सोचते हुए काव्या के दिमाग में एक और ख्याल आया, लगता है इसकी शक्तियां वापस आ रही है। ग्राउंड के एक कोने में सनी ध्रुव का मजाक उड़ाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन नतीजा सुनकर उसके भी होश उड़ गए थे। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? स्तंभ पर चमक रहे सुनहरे शब्दों को देखकर ध्रुव ने एक राहत की सांस ली। लोगों को हैरान होता देख उसे 3 साल पहले का वक्त याद आ गया, जब लोग उसे इसी तरह देखा करते थे। अब जो वो शिखर से गिरकर उस पर वापस चढ़ने को तैयार था, इसलिए ध्रुव में एक अलग जज्बा दिखाई पड़ रहा था। मुस्कुराते हुए ध्रुव ने मंच से उतरने का फैसला किया। वो मंच से उतरते हुए सोच रहा था कि 3 साल पहले उसकी चाल में एक अहंकार हुआ करता था जो अब उसे महसूस नहीं हो रहा था। उसे वक्त ने अब बहुत कुछ सिखा दिया था। फिर चलते चलते वो चुपचाप जाकर ईरा के बगल में बैठ गया। लेकिन ध्रुव के बैठने के बाद भी ट्रेनिंग ग्राउंड का सन्नाटा बरकरार था। उस शांति को महसूस करते हुए अरेंद्र ने अपनी कुर्सी से उठकर कहा, आज का टेस्ट यहीं समाप्त होता है। जो लोग आज फेल हो गए हैं उनके पास एक और मौका है 7 सितारे लाने का। लेकिन उसके लिए तुम लोगों को पास हुए लोगों में से किसी को चैलेंज करना होगा। अगर तुम जीत गए तो 7 सितारे तुम्हारे, लेकिन अगर हार गए तो समझो खेल खत्म। ये सुनते ही जो लोग फेल हो गए थे गुस्से भरी नज़रों से पास हुए लोगों को देख रहे थे, लेकिन उनके चैलेंज से किसी को भी डर नहीं लग रहा था। सब जानते थे कि 7 सितारों और 6 सितारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। फेल हुए लोग भी इस बात को समझते थे, लेकिन ये चैलेंज उनके लिए आखिरी मौका था। अगर वो इस बार भी फेल हुए तो वो दल के रक्षक कभी नहीं बन पाएंगे। जीतने के लिए सब चाह रहे थे कि किसी कमज़ोर कंपेटिटर को चुना जाए ताकि उनके जीतने का चांस ज़्यादा हो। वही मैदान में चुपचाप बैठे ध्रुव की आंखें बड़ी हो गई थी। वो देख रहा था कि ज़्यादातर लोग इस वक्त उसकी तरफ ही देख रहे थे। सबको एक नज़र देखकर ध्रुव ने खुद से कहा, ये लोग सोच रहे हैं कि मैं आसानी से हार जाऊंगा। बेचारे। उसके बगल में बैठी ईरा ने उसे देखते हुए कहा, तुमने 1 साल में 4 सितारों की छलांग मारी है ध्रुव। ये इतना नामुमकिन है कि कोई तुम्हारे नतीजे पर भरोसा तक नहीं कर पा रहा। इसलिए सब सोच रहे हैं कि तुम एक आसान कंपेटिटर हो। अपने कंधे झटकते हुए ध्रुव ने मुस्कुराते हुए ईरा से कहा, उन्हें जो सोचना है सोच सकते हैं। वक्त आने पर सब समझ जाएंगे। ये सुनकर ईरा भी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाए। आखिरकार जिस वक्त का ध्रुव को इंतजार था वो आ गया था। भीड़ में से एक लड़का चुपचाप आकर मंच के पास खड़ा हो गया। उस लड़के ने अपनी आस्तीन ऊपर की और चिल्लाते हुए कहा, ध्रुव, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। उस लड़के ने वही किया जो वहाँ मौजूद बहुत लोग करने वाले थे, लेकिन इस लड़के के चैलेंज के बाद बाकी सबको कोई दूसरा कंपेटिटर ढूंढना होगा और ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसकी वजह थी कि सभी पास हुए लोगों में सबसे कम रैंक ध्रुव का था। लगभग सभी को लग रहा था कि ध्रुव इस लड़के से आसानी से हार जाएगा। वही ध्रुव ने उस लड़के को गौर से देखा। वो लड़का उसके दूर के भाई सनी का दाहिना हाथ था। ध्रुव समझ गया इस चैलेंज के पीछे किसका दिमाग था। उसे याद आया कि कैसे सनी और ये लड़का ध्रुव का मजाक उड़ाया करते थे और उसे कमज़ोर बुलाया करते थे। इस लड़के का नाम बल्लार था और वो एक 7.5 फुट का ताकतवर लड़का था। उसे देखते हुए ध्रुव ने पिछले 3 साल की भड़ास को इकट्ठा किया और मुस्कुराते हुए बल्लार से कहा, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। एप 15 आईना अतीत का। उसका जवाब तुरंत सुनकर बल्लार थोड़ा चौंक गया था। ध्रुव की मुस्कुराहट देखकर उसके अंदर हारने का डर पैदा हो गया था। उसे लगने लगा था कि कहीं उसकी जल्दबाजी उस पर भारी न पड़ जाए, लेकिन ये सोचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। ये शौर्य दल का नियम था कि अगर किसी को चैलेंज कर दिया जाए तो चैलेंज वापस नहीं लिया जा सकता था। खुद को भरोसा दिलाते हुए बल्लार ने सोचा कि 1 साल में 4 सितारे पाना नामुमकिन था। उसे लगा ध्रुव ने शायद चीटिंग की थी। इससे बल्लार का हौसला बढ़ा और उसने ध्रुव को जवाब देते हुए कहा, अगर ऐसा है तो आ जाओ, मैं भी देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। ये सुनकर ध्रुव मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। कुर्सी से खड़े होकर वो ट्रेनिंग ग्राउंड के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। वहां पहुंचकर उसने बल्लार को आने का इशारा किया। ध्रुव का कॉन्फिडेंस देखकर बल्लार की धड़कन बढ़ने लगी। अंदर ही अंदर उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन फिर भी वो चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट के साथ ध्रुव की ओर चलने लगा। मैदान के बीचों बीच सिर्फ वो दोनों थे। मैदान में मौजूद बाकी सभी की नज़रें इन दोनों पर ही टिकी हुई थी। वही मंच पर ध्रुव के पिता अरेंद्र ने एक रुमाल से अपने हाथ को साफ किया और बेचैन निगाहों से वो ध्रुव को देखे जा रहे थे। सच तो ये था कि सिर्फ ध्रुव के हमउम्र ही नहीं बल्कि अरेंद्र को भी ध्रुव के नतीजे पर पूरी तरह से भरोसा नहीं हुआ था।
ऐसा नहीं था कि अरेंद्र को ध्रुव पर भरोसा नहीं था, लेकिन 4 सितारे एक साल में हासिल करना एक ऐसा नामुमकिन काम था जो कोई करने का सोच ही नहीं सकता था। लेकिन वो ये भी जानते थे कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोच रहे थे, क्योंकि अगर ध्रुव ने बल्लार को हरा दिया तो ये सबकी आंखों के सामने होगा, जिस पर सभी को भरोसा करना ही पड़ेगा। अरेंद्र के अलावा उनके बगल में बैठे बुजुर्ग भी अपनी झुर्रियों वाली आंखें ध्रुव पर गड़ाए हुए थे। मैदान में शांति के बीच सनी ने ध्रुव पर इल्जाम लगाते हुए कहा, यह नतीजा सही नहीं है। ध्रुव ने पक्का चीटिंग की है। उसकी बात सुनकर उसके पास ही खड़ी काव्या ने सोचा, शायद ध्रुव ने चीटिंग ही की होगी। वो खुद को विश्वास दिलाना चाहती थी कि वो ध्रुव, जो 3 सालों में कमज़ोर हो चुका था, आखिर कैसे एक साल में 4 सितारे जीत लेगा। इन सब बातों से दूर ध्रुव और बल्लार एक दूसरे को ध्यान से देख रहे थे। दोनों ने लड़ने से पहले झुककर अपनी प्रथा का पालन किया। फिर बल्लार ने अपनी उंगलियों को जोड़ते हुए अपना हाथ अपने सिर के ऊपर कर लिया। उसने जैसे ही ये किया तो उसके हाथों पर हल्की सी शक्ति दिखाई देने लगी। वो शक्ति उसके हाथों के चारों ओर घूम रही थी। फिर आंख बंद करके एक गहरी सांस लेते हुए बल्लार ने जोर से अपना पैर जमीन पर मारा और फिर दौड़ते हुए उसने ध्रुव पर हमला कर दिया। कम रैंक वालों की लड़ाई में ताकतवर तकनीकों का इस्तेमाल नहीं होता था, इसलिए बल्लार ने एक साधारण सी तकनीक से ध्रुव पर प्रहार किया, जिसका नाम था माउंटेन हैंड। ध्रुव के नज़दीक आकर बल्लार ने अपने राइट हैंड में शक्ति लाते हुए ध्रुव की छाती पर हमला किया। माउंटेन हैंड एक ऐसी तकनीक थी जिसका इस्तेमाल सिर्फ 0 रैंक के 5 सितारे और उसके ऊपर वाले लोग ही करते थे। जैसे ही बल्लार के हाथ से हवा का एक झोंका निकला तो ध्रुव ने उससे बचने के लिए तुरंत अपने कदम पीछे कर लिए। वो सिर्फ एक कदम पीछे होकर बल्लार के हमले से बच गया था। उसके बाद ध्रुव ने तुरंत अपने हाथ को बल्लार के पास ले जाते हुए कहा, शटर रॉक हैंड। ये कहते ही ध्रुव ने उसके हाथ पर अपना हाथ दे मारा, जिससे बल्लार की हाथ की हड्डी में से कड़कड़ाने की आवाज़ आई। उसकी मार से बल्लार का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो एक कदम पीछे हुआ और फिर से ध्रुव पर हमला करने को तैयार हुआ ही था कि अचानक वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। ध्रुव के सिर्फ एक हमले ने बल्लार को धराशायी कर दिया था। उसके गिरते ही चारों तरफ एक सन्नाटा छा गया। बहुत लोग अपना मुंह खोलकर ये सोच रहे थे कि क्या उन्होंने जो देखा वो सच था। पहाड़ जैसा लड़का ध्रुव के एक वार से बेहोश हो गया। वही ध्रुव इस लड़ाई से दुखी लग रहा था। उसे उम्मीद थी कि शायद बल्लार के साथ लड़ने में उसे मज़ा आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया। सच तो ये था कि अब तक ध्रुव ने अपनी आधी शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं किया था, लेकिन ग्राउंड में हर कोई हैरान था। बहुत लोगों को विश्वास हो गया था कि ध्रुव ने चीटिंग नहीं की थी। अगर ऐसा होता तो वो एक वार से बल्लार को नहीं गिरा पाता। ये सबूत था कि ध्रुव सच में 7 सितारों का हकदार था। इसका मतलब ये भी था कि उसने सच में एक साल में 4 सितारों की छलांग लगाई थी, जो किसी करिश्मे से कम नहीं था। वही मंच पर बैठे अरेंद्र ने ध्रुव को देखकर राहत की सांस ली। उसे ऐसा लगा कि उसके कंधों से थोड़ा वजन कम हो गया था। दिल में उम्मीद और आंखों में खुशी के आंसू लिए उन्होंने कहा, इसका मतलब ध्रुव सचमुच 7 सितारों का हकदार है। दूसरी ओर एक 7.5 फुट के ताकतवर लड़के को जमीन पर पड़ा देख काव्या खुद को हैरान होने से नहीं रोक पाए। वो अपने हाथ से अपने खुले मुंह को बंद कर रही थी ताकि कोई उसकी हैरानी देख न ले। वही ध्रुव सबको देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में जीत की चमक के साथ साथ लोगों को गलत साबित करने का भरोसा भी था। फिर बुजुर्गों को देखकर अरेंद्र अपनी हंसी रोक नहीं पाए और जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी सुनकर बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और फिर एक निराशा की आह भरी, लेकिन इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर पाए। ध्रुव के मुकाबले के बाद वो ये मान गए थे कि अरेंद्र सही थे और वो लोग गलत। ध्रुव को साल भर में 4 सितारे मिलना सबको हैरान कर चुका था। वो बुजुर्ग जानते थे कि इतनी बड़ी छलांग तो वो भी कभी नहीं लगा पाए थे। तभी अरेंद्र ने ताली बजाना शुरू किया और गर्व के साथ सिर ऊंचा करते हुए कहा, बल्लार की हार हुई। मुझे उम्मीद है तुम ट्रेनिंग करते रहोगे। ये बात सुनकर बल्लार ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। गिरने के कारण उसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी, जिसे वो हटा भी नहीं पाया था। पिछले 3 सालों में उसने न जाने कितनी बार ध्रुव की बेइज्जती की थी, लेकिन ध्रुव ने आज एक झटके में सारी बेइज्जतियों का बदला ले लिया था। फिर बल्लार ने खड़े होकर झुकते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव, तुम्हें जीत के लिए बधाई और वापस 7 सितारे पर पहुंचने के लिए भी। ये सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए अपने आसपास नज़र घुमाई। उसने देखा कि लोग अब उससे नज़र चुरा रहे थे, लेकिन तभी ध्रुव की नज़र काव्या पर पड़ी जो उसे ही देख रही थी। गर्व से मुस्कुराते हुए ध्रुव ने सबसे पूछा, और कोई है जो मुझे चैलेंज करना चाहता है? उद्धरण चिन्ह डॉट। उसका सवाल सुनकर बहुत लोग इधर उधर देखने लगे। बल्लार के पहले जो लोग ध्रुव को चैलेंज करने का सोच रहे थे वो अब चुपचाप कोने में खड़े हुए थे। किसी ने भी आगे आने की हिम्मत तक नहीं की।
ये देखकर कि कोई भी उसे चैलेंज नहीं करना चाहता था, ध्रुव पलटकर अपनी जगह पर जाने लगा। और जैसे ही वो अपनी जगह पर पहुंचा कर बैठा, उसके बगल में बैठी ईरा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अच्छे से याद है ध्रुव, 3 साल पहले भी ये लोग तुम्हें ऐसे ही देखा करते थे। ईरा की बात का जवाब देते हुए ध्रुव ने कहा, 3 साल पहले मुझे ये सब देखकर खुशी होती थी, लेकिन अब मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। ये सुनकर ईरा ने तुरंत उससे कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो और समझदार भी। ईरा की बात सुनकर ध्रुव को हंसी आ गई। उसने मुस्कुराते हुए ईरा से कहा, तुमसे ज़्यादा समझदार तो नहीं। कभी कभी तो मुझे ये भी लगता है कि तुम्हारे पास शायद कोई समझदार इंसान है जो तुम्हें चुपके से ट्रेन कर रहा है। ध्रुव ने ये कहते हुए ईरा को आंख मारी, लेकिन ईरा उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाई और ध्रुव उसकी शक्ल देखकर मुस्कुरा रहा था। ध्रुव को गर्व महसूस करते देख ईरा मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट को देखकर वहां मौजूद लड़के जलन के मारे लाल हो गए थे। तभी कोने में खड़े सनी ने गुस्से से कहा, गुरूर तो देखो इसका, ऐसे हंस रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। सनी को ध्रुव और ईरा को साथ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन चाहता था कि ईरा उस पर ध्यान दे, लेकिन ईरा कभी ऐसा नहीं करती थी। वहीं दूसरी ओर ध्रुव पूरे वक्त ईरा का ध्यान अपनी ओर करके रखता था, जिससे सनी को जलन भी होती थी। ध्रुव और उसके बीच का फर्क समझते हुए सनी ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, फिलहाल के लिए खुश हो जा ध्रुव, क्योंकि यूथ सेरेमनी में मैं तुझे ईरा के सामने रुला कर रहूंगा। ये कहते ही उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और वो ध्रुव और ईरा को गुस्से से घूरता रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सनी ध्रुव का नतीजा सुनकर हैरान नहीं था, लेकिन उसने अपनी हैरानी को छुपाते हुए अपने गुरूर को सबके सामने रखना सही समझा। उसने सोचा कि कहीं ध्रुव और ज्यादा ताकतवर न हो जाए, इसलिए सनी ने उसको पीटने का मन बनाया। बुरी तरह से पिटने के बाद शायद ध्रुव दर्द के कारण अपनी ट्रेनिंग रोक दे। ऐसे ही बेकार बातें सोचते हुए सनी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो जानता था कि ध्रुव के पास 7 सितारे थे, लेकिन उसके पास 8 सितारे थे। 1 सितारे के फर्क से ध्रुव ने बल्लार को एक बार में ही हरा दिया था। सनी भी ध्रुव के साथ ऐसा ही कुछ करने का सोच रहा था। वहीं दूसरी ओर ईरा से बात करते हुए ध्रुव की नज़र अचानक कोने में खड़े सनी पर गई। उसने देखा कि सनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। थोड़ा सोचने के बाद ध्रुव को यह एहसास हुआ कि सनी शायद उसे नीचा दिखाने के बारे में सोच रहा था। ये सोचकर ध्रुव को हंसी आ गई कि जो लड़का अपने मन की बात तक छुपा नहीं पाया, वो आखिर उसे कैसे हराएगा। उसने ठान लिया था कि फिलहाल के लिए तो सनी से उसे कोई खतरा नहीं है। बल्लार के हारने के बाद किसी की हिम्मत तक नहीं हो रही थी कि कोई ध्रुव को चैलेंज करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि किसी ने किसी और को चैलेंज नहीं किया, बल्कि 2 ऐसे फेल हुए लोग भी थे जो पास हुए लोगों को चैलेंज में हराकर खुद टेस्ट में पास हो गए थे। जितने भी लोग पास हुए थे वो सभी आने वाली यूथ सेरेमनी में शामिल हो सकते हैं। ट्रेनिंग ग्राउंड में इस वक्त सब थक चुके थे। ध्रुव के नतीजे के पहले जो थोड़ी बहुत चहलकदमी थी, अब वो भी गायब हो चुकी थी। इतने में अरेंद्र ने अपनी कुर्सी से उठकर कुछ ज़रूरी घोषणाएं की और फिर उन्होंने सभी पास हुए लोगों को आने वाली यूथ सेरेमनी में शामिल होने की बात की। इसके अलावा अरेंद्र ने मुस्कुराते हुए ध्रुव को भी देखा। उन्हें गर्व था कि उनका बेटा भी एक मुश्किल चुनौती को पार कर अब यूथ सेरेमनी में शामिल हो सकता था। मैदान पर बैठा ध्रुव ये देखकर खड़ा हुआ और उसने अपने कपड़ों पर से धूल झाड़ना शुरू किया। तभी उसे गुलाब के परफ्यूम की खुशबू आई। ये खुशबू उसे जानी पहचानी लग रही थी। उसने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके पास काव्या आकर खड़ी हो गई थी। उसे वहां देखकर ध्रुव ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए है? ध्रुव की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर काव्या थोड़ा डर गई, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ ध्रुव से थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, ध्रुव बधाई हो। इस बात का तुरंत जवाब देते हुए ध्रुव ने कहा, शुक्रिया। ये कहकर वो वापस ईरा की तरफ देखने लगा। तभी अपनी बात आगे कहते हुए काव्या ने कहा, ध्रुव, कल मेरे पापा शक्ति भवन में एक हाई लेवल तकनीक सिखाएंगे। अगर तुम बुरा न मानो तो क्या तुम मेरे साथ वो तकनीक सीखने चलोगे? ये कहते हुए काव्या के चेहरे पर एक मुस्कान थी। काव्या की बात सुनकर ध्रुव परेशानी में आ गया। वो काव्या से बहुत गुस्सा था, लेकिन जब उसने साथ चलने की बात की तो ध्रुव का दिल थोड़ा पिघलने लगा। ध्रुव काव्या को देखकर हाँ कहने ही वाला था कि अचानक उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा तो वो हाथ हीरा का था, जो उसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उसने मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए काव्या से कहा, माफ़ कर दो काव्या, लेकिन कल मुझे और ध्रुव को कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए वो तुम्हारे साथ शक्ति भवन नहीं चल पाएगा। ईरा की बात सुनकर काव्या थोड़ा चौंक गई। वो ईरा को घूर रही थी, लेकिन उससे कुछ कह नहीं पाए। अगर ये बात ईरा की जगह किसी और लड़की ने कही होती तो शायद काव्या उसे चुप कर देती, लेकिन ये बात ईरा ने कही थी, जो कुछ देर पहले ही एकलव्य रैंक पर पहुंच गई थी, जिसके काव्या सिर्फ सपने ही देखती थी। फिर काव्या ने अपनी नज़रें ध्रुव की तरफ करते हुए देखा कि वो थोड़ा परेशान दिख रहा था।
इसलिए बिना कुछ कहे काव्या ने मुस्कुराते हुए वहां से जाना सही समझा। उसके जाते ही ईरा अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उसकी हंसी देखकर ध्रुव थोड़ा हैरान हुआ। उसने ईरा से सवाल किया, ईरा ये तुमने क्या किया? जिसके जवाब में ईरा ने हंसते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? तुम तो उसे वैसे ही मना करने वाले थे ना। ये सुनकर ध्रुव ने सोचा कि ईरा सही कह रही थी, लेकिन काव्या को इस तरह मना करना उसे ठीक नहीं लग रहा था। उसे लगा कहीं ईरा ने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया था। उसकी हंसी काव्या के लिए एक बेइज्जती थी। मैदान में मौजूद बाकी लड़के ईरा को हंसता हुआ देख अपनी किस्मत को कोस रहे थे। ध्रुव के अलावा ईरा कभी किसी लड़के के करीब नहीं हुई थी। दोनों की नज़दीकी देखकर सारे लड़के जलन से लाल हो रहे थे। तभी ईरा ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और उसे ग्राउंड से बाहर ले जाने लगी। उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था कि इस वक्त सभी लोग उसे ही देख रहे थे। चलते चलते ईरा ने ध्रुव से कहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया उसका तुमसे बात करना। कुछ देर पहले तो इतना गुरूर दिखा रही थी, लेकिन अब देखो, हाई लेवल तकनीक सीखने में उसे तुम्हारा साथ चाहिए। पिछले 3 सालों में तो कभी ख्याल नहीं आया उसे तुम्हारे साथ जाने का। आगे की एपिसोड सुनने के लिए आई स्टोरी अंकुश को सब्सक्राइब करें।